एक अलग चमक होती है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं शुरुआत करूंगा क्रिकेट से। अब मैं कल जो तीसरा टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड और भारत के बीच अहमदाबाद में, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। दरअसल क्रिकेट में जब भी आप कमेंट्री सुनते हैं, टीवी पर मैच देखते हैं, तो जो कमेंटेटर्स होते हैं वो एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, नर्वस 90s। कोई बैट्समैन, कोई बल्लेबाज 90 में उस आंकड़े पर पहुंच जाता है कि नर्वस 90s में आ गए हैं, नर्वसनेस होती है, शतक मारूंगा नहीं मारूंगा। और बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े बल्लेबाज 90s में आउट भी हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर हुए, डॉन ब्रैडमैन आखिरी टेस्ट में 99, उनकी औसत क्यों रह गई? क्योंकि वो 0 पर आउट हो गए। 4 रन भी बना लेते तो 100 से ऊपर की उनकी एवरेज हो सकती थी। लेकिन आप कहेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूं? नर्वस 90s में जब बल्लेबाज होता है, हम उसका हौसला बुलंद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तालियां बजाते हैं, बनाओ शतक बनाओ। लेकिन आज मैं जिसकी बात करने वाला हूं, वहां पर हम चाह रहे हैं भाई शतक ना बनाओ। जी हां, मैं पेट्रोल की बात कर रहा। श्रीगंगानगर, राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल में शतक लगा चुका है पेट्रोल। पर देश के बड़े शहरों में नर्वस 90s में है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे, मुंबई में 97 रुपए 34 पैसे, चेन्नई में 92 रुपए 59 पैसे, कोलकाता में 91 रुपए 12 पैसे, बेंगलुरु में 93 रुपए 98 पैसे, हैदराबाद में 94 रुपए 54 पैसे, जयपुर में 97 रुपए 47 पैसे, भोपाल में 98 रुपए 96 पैसे। हम नहीं चाहते ये शतक लगाएं, लेकिन पेट्रोल ढीठ हो चुका है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल के दाम हो या डीजल, डीजल 80 से ऊपर जा चुका है, कई जगह 90 को छू रहा है। दिल्ली में 81 रुपए 32 पैसे, मुंबई 88 रुपए 44 पैसे, चेन्नई 86 रुपए 31 पैसे, बेंगलुरु 86 रुपए 21 पैसे, हैदराबाद 88 रुपए 69 पैसे, जयपुर में 89 रुपए 82 पैसे। डीजल भी नर्वस 90s में आने को तैयार बैठा हुआ है। लेकिन सरकारें, वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, मानो पेट्रोल के शतक बनाने का इंतजार किया जा रहा हो। ताली कोई नहीं बजाएगा, आम आदमी कर रहा है। 2 दिन बाद 12 दिन तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, फिर से बढ़ोतरी हुई 35 पैसे की। दिल्ली में फरवरी में 4 रुपए 38 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल, और डीजल 4 रुपए 59 पैसे। 10 महीनों में 20 रुपए पेट्रोल बढ़ चुका है और 18 रुपए डीजल बढ़ चुका है। अब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी चिंता तो जाहिर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ कह देती हैं बाजार के हवाले है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दरअसल खेल है टैक्सेस का। एक्साइज ड्यूटी, जो कीमत हम पेट्रोल की देते हैं, 100 रुपए देते हैं, 60 रुपए, 60%, यानी 60 रुपए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खाते में चला जाता है एक्साइज और वैट के जरिए। डीजल में 54%, यानी कि 90 में से लगभग 48-49 रुपए वो चले जाते हैं एक्साइज और वैट में। ये आंकड़े मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक्साइज और वैट के आंकड़े। अब सवाल यह है कि सरकार क्यों नहीं घटा पा रही? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, तो दाम तो और बढ़ेंगे। तो क्या हम तैयार रहें? यह सवाल मैं पहले भी उठा चुका हूं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में, आरबीआई की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर जो हैं, वो तो हमें कम करने पड़ेंगे। अगर हम ये कम नहीं करते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें फूड, खाद्य उत्पाद और फ्यूल, तेल,
इंक्लूड नहीं किए जाते, वो 5.5% पर आ गया है। महंगाई दर क्या 8, 9 और दहाई के आंकड़े में भी पहुंचने वाली है। महंगाई डायन फिर से मुंह बाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने, फल फूल, सब्जियों, दूध, उसके दाम तो बढ़ेंगे ही। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है, हर चीज कहीं ना कहीं से लाकर और बाजार तक लाई जाती है ना। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इन चीजों के जो उत्पाद आ रहे हैं इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये catch-22 सिचुएशन हो जाएगी और इससे अनभिज्ञ नहीं है सरकार। इसलिए शक्तिकांत दास कह रहे हैं अप्रत्यक्ष कर घटाने होंगे। लेकिन केंद्र सरकार क्या अप्रत्यक्ष कर या एक्साइज ड्यूटी घटाने को तैयार है? कुछ राज्यों ने पहल की है, 5 राज्य हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मेघालय और नागालैंड, इन्होंने राहत दी है। और इसमें खास बात क्या, पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव सर पर हैं, तो असम में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए घटा दिए हैं। टैक्सेस में कटौती कर दी गई है, यानी कि करना चाहें तो कर सकते हैं। पर यहां पर क्योंकि चुनाव सर पर है तो आपने टैक्सेस काट दिए। 1 रुपए की कटौती कर दी है टैक्सेस में पश्चिम बंगाल ने भी। लेकिन सबसे बड़ी कटौती की है जहां कोई चुनाव नहीं है, मेघालय में। मेघालय में 7 रुपए 40 पैसे पेट्रोल पर टैक्स कम कर दिया गया है, डीजल पर 7 रुपए 10 पैसे। अब क्या मेघालय के पास कोई अलादीन का चिराग है? वो भी आधारभूत ढांचे में पैसा लगाते हैं। बीजेपी वहां पर समर्थन कर रही है नेशनल पीपल पार्टी, जो कॉनराड सागमा की पार्टी है, जिनकी सरकार है, उसे। वहां पर 7 रुपए 40 पैसे की कटौती हो जाती है। नागालैंड में भी कटौती की गई है। तो वहां पर यह कटौती कैसे हो रही है और वहां कैसे कर पा रहे हैं, बाकी राज्य क्यों नहीं कर पा रहे? केंद्र और राज्य मिलकर सबकी यह जिम्मेदारी है। कोई तो पहल करो। ये 5 राज्यों ने पहल की है, लेकिन बाकी कहां गए? आम आदमी क्या कह रहा है, उसकी बात सुनिए। ये तो 90 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, सैलरी वही की वही है। अगर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं उतने के उतने ही है, किलोमीटर तो हमारा बढ़ नहीं रहा है, सैलरी उतनी मिलेगी, सब कुछ उतना मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे? अब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे तो ये पता, मेरे को तो इतनी परेशानी होती है कि मैं बहुत कम पेट्रोल डला पा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। जब मजबूरी होती है डलाने की, जब ही जा पाता हूँ। जैसे कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है तभी पेट्रोल डलाता हूँ, वरना गाड़ी खड़ी घर पे खड़ी रहती है। सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे। इंसान की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे। और सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं है जो महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। तो इसके लिए इंसान क्या कर सकता है? ये तो सब सरकार के हाथ में है। आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, बट अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कब कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम? सरकार कोई जवाब देगी? और 5 राज्यों ने दी राहत, बाकी कब देंगे? राज्य भी वैट लगाते हैं, उनका भी कच्चा चिट्ठा मैं खोलूंगा। और बाकी में केंद्र सरकार भी आती है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार मेरे साथ हैं। इसके अलावा महेश तपासे एनसीपी के प्रवक्ता हैं, सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। वरिष्ठ पत्रकार, तेल के खेल को ट्रैक करते हैं क्लोजली, सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं। और बिजौन मिश्रा, प्यार से, सम्मान से, आदर से बिजौनदा कहता हूं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं। तो मैं सोच रहा था कि महेश वर्मा से शुरू करूं, लेकिन बिजौनदा आपसे ही शुरू करता हूं। 15 तारीख को भी मैंने एक कार्यक्रम किया था, आप आए थे, आप परेशान थे। तब मैंने सवाल ये पूछा था, ये बहुत सारे स्टार्स, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार साइकिल साफ करने की बात कर रहे थे। साइकिल चला रहे हैं, पैदल चलने लगे बिजौनदा, या गाड़ी चला रहे हैं? संदीप जी, मास्क रहा वो बहुत ही सही ढंग से आपने पेश किए हैं पूरे मुद्दे को लेकर। यूसी ये एक नीति का व्यवहार होना चाहिए, एक नीति का जिम्मेदारी है कि इसमें सरकार
दोनों हैं, केंद्रीय एंड राज्य, दोनों सरकार को एक नीति लेना होगा कि क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम जीएसटी में लाएं। पहले तो जीएसटी में लाना चाहिए था, वो नहीं लाए। जीएसटी में इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनका मनमानी रहे टैक्स लेने। जीएसटी में इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनका मनमानी रहे टैक्स लेने में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपने सही कहा कि ये 7 जो स्टेट्स है वो कैसे घटा दिए, बाकी क्यों नहीं घटा रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है? इसका केवल एक ही रास्ता है कि हम लोगों को मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है उनको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाएंगे और मनमानी टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तहत नहीं लाएंगे ना जीएसटी में। यही तो खेल है बिजौंदा। जीएसटी में 28% लगाएंगे ना टैक्स। यहां पर 60% लग रहा है पेट्रोल पर, 54% लग रहा है डीजल पर, 28% का दोगुना ले रहे हैं हमसे। इसलिए नहीं ले रहे, यही दुधारू गाय है ये टैक्सेस हमारी जेब पर, जिसके जरिए डाका पड़ता है। नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल। तो इसलिए 15 से ज्यादा हम लोगों को मानना नहीं चाहिए। जीएसटी में लाकर 15 के उसमें रहना चाहिए, लेवल पे रखना चाहिए। हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यदि हम नियंत्रण रखें तो हमारे सारे चीज, हमारे खाद्य पदार्थ का जो कीमत है वो गिर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन गिर जाएंगे हमारे जो। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं हमारे देश में, जिसके चलते हमारा कंजम्पशन बहुत हाई है। हमको इंपोर्ट घटाना होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्टेशन हम लोग को घटाना होगा। इसका नीति इंपोर्ट तो बढ़ गया है, इंपोर्ट बढ़ गया है बिजौंदा। ओएनजीसी जो तेल की खोज करती है कंपनी, उसका बजट 11,500 करोड़ होता था 2014 में, वो घटकर 6,000 करोड़ हो गया है। हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, अब 88% तक आयात हो गया है। इसी उपभोक्ताओं को समझना होगा, उपभोक्ताओं को समझना होगा कि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाना चाहिए। जो हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना जर्जर है, जिसके चलते हर व्यक्ति स्कूटर में या अपने कार में घूम रहे हैं, कि उनके ऊपर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल जर्जर है। तो ये तो पहले भी था जब वादा किया गया था, चाहते हैं जब वादा किया गया था समय का वो है बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार ये वादा किया गया था ना कि पेट्रोल डीजल की मार तो नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, अभी तो खैर कोविड के टाइम में पेंडेमिक में सरकार को टैक्स का जरूरत है स्वास्थ्य को लेकर, और कई फ्री मुफ्त अनाज दिलाने के लिए टैक्स चाहिए। हम समझते हैं, ये सारी चीज समझते हैं हम, लेकिन आम जनता को भी ये समझना होगा कि हम कैसे कटौती करें ताकि हमको इंपोर्ट, मतलब सरकार को समझने की जरूरत नहीं है, सरकार कमी करे या ना करे, तो हम सरकार कमी करे या ना करे 60% टैक्स लेगी, 40% नहीं ले सकती, 35% नहीं ले सकती क्या बिजौंदा? बिल्कुल सरकार को कम करना चाहिए। यूसी सीतारामन जी ने बिल्कुल सही कही है कि हम लोग को सबको बैठकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो कब लेंगे निर्णय महेश वर्मा? ये निर्णय कब लिया जाएगा? कब होंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम? या सरकार को नहीं मालूम, ये सब भगवान भरोसे चल रहा है, अब ये नसीब का खेल हो गया? नहीं, मैं तो इस बात को आपको कहीं इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि लगातार इस शाश्वत सच को जो इस देश में 70 साल से एक कोड की तरह पल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर जैसे ही इसकी कीमत बढ़ती है वैसे ही हाय तौबा में सियासी खेल शुरू हो जाता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और खुले मन से स्वीकार करूंगा आज आपके बहस पे, और इस बात के लिए आपको साधुवाद इसलिए दे रहा हूं कि लगातार आज 5-7 दिन से आप इस चीज को चला रहे हो। अन्य चैनलों के पे जो मैं देख रहा हूं उससे कहीं ज्यादा आप इसको लेकर चिंतित हो, और इससे जो है केंद्र सरकार की उस चिंता को, या कह लीजिए प्रधानमंत्री ने जो चिंता व्यक्त करी कि जब तक हम वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था नहीं करेंगे, जो हमारे पास नहीं है, उसको लेकर हमें इसी तरह की
प्रॉब्लम, इसी तरह की समस्याओं को झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें सबके लिए ये आज एक तरफा मार नहीं होता है, ये दो तरफी मार है। ये राज्य सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं कोई राज्य सरकार क्यों नहीं मुंह खोलती है, क्यों नहीं उसको लेकर बैठती है, क्यों नहीं? क्या जीएसटी काउंसिल में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसको ले आइए और लाके इसको एक रूप करिए। राज्य सरकारों ने कौन करेगा? विरोध किया। जीएसटी में, जीएसटी काउंसिल में बहुमत किसकी है? ज्यादा मेंबरान किसके हैं? बीजेपी के हैं ना साहब। वहां हमारे बहुमत से जीएसटी काउंसिल नहीं चलता है साहब। उसका स्ट्रक्चर को अगर समझ लीजिए आप, कि जो लोग भी, जो राज्य हैं, जो वहां प्रमुख राज्य हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है संदीप भाई। आप समझने की कोशिश करिए कि इस देश में आज के डेट में हमने 10, यही कांग्रेस जो है परमाणु का जो परमाणु ऊर्जा के जरिए जो एक ईंधन, वैकल्पिक ईंधन की बात जो इन्होंने एक समझौता किया, समझौता करने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब सरकार में हम आए तो हमने सबसे पहले ये काम किया कि 10 रिएक्टर का हमने जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी और आज उस पर काम हो रहा है, ताकि हम अगले 2, 4, 5 साल में हमारे इंपोर्ट पिछले 7 साल में बढ़े हैं कि घटे हैं? वैकल्पिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट पिछले 7 सालों में बढ़ा है कि घटा है? निश्चित रूप से अगर मांग बढ़ेगी, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, गाड़ी बढ़ेगी, तो वैकल्पिक व्यवस्था हम नहीं कर पाए, शक्ति बढ़ेगी, तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए। नहीं साहब, वैकल्पिक व्यवस्था में आप सोलर का देखिए ना, सोलर का, इलेक्ट्रिकल का 11,000 करोड़ का जो हमने प्रोविजन रखा कि जो आदमी इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदेगा उसको हम सब्सिडी देंगे। ये कब आपने सुना? कभी सुना है इतने सालों में? अपने पत्रकारिता जीवन में कभी सुना है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पे हम सब्सिडी देने जा रहे हैं? नहीं सुना ना। तो उस चीज को कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने कहा इस शाश्वत सच के लिए आपको साधुवाद कि आप लगातार 7-8 दिन तो चलिए एक और सच उजागर कर दूं, इसके बारे में मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए महेश वर्मा। मई 2014, 29 मई 2014 आपकी सरकार बनी जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें थी $106.85, $106.85। पेट्रोल की कीमत थी ₹71.41, डीजल की कीमत थी ₹56.71। 2017 में मई, फिर से मई का जिक्र कर रहा हूं, 3 साल बाद $50.57 कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। पेट्रोल की कीमत ₹68.09, ₹3 कम हुआ। कच्चे तेल की कीमतें आधी हो गई, आधी से भी कम। और डीजल की कीमत ₹57.35, डीजल 2014 के मुकाबले महंगा हो गया। फिर मई 2020 में आते हैं, पिछले साल जी। कच्चे तेल की कीमतें $30.61, $30, 106 के मुकाबले लगभग 1/4 दाम हो गए। पेट्रोल की कीमतें ₹69.59, डीजल की कीमत ₹62.29। ये थोड़ा मुझे समझाइए, ये कैसे हुआ? 1/4 दाम गिर गए और पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस। मतलब हमें किसी कीमत पर राहत नहीं मिलेगी। नहीं, आप कोरोना काल में जब थे तब 1/4 कीमत गिरे। जब आपके पास कोई डिमांड नहीं थी, हमने उसको खरीदा, उसका भंडारण किया। 80 करोड़ परिवार को भोजन मुहैया कराना, इस कोरोना में लोगों के दुख को, दुश्वारियों को कमतर करना, गरीब कल्याण योजना चलाना, 1,000 रुपया लोगों के अकाउंट में डालना। संदीप भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। 21 लाख करोड़ का पैकेज लाना, हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो व्यवसायी है, उनको राहत देना, अर्थव्यवस्था को पटरी पे रखना, कृषि को। तो जो कोविड काल में ₹69.59 पेट्रोल था, अब वो ₹100 हो गया। ₹62.29 था डीजल, अब वो छूने लगा है 90 का आंकड़ा। तो पेट्रोल ₹30 बढ़ गया, ₹28 डीजल बढ़ गया। एक बात आपको बताऊं, हाँ। सुनने में शायद आपको अच्छा ना लगे, नहीं बताइए ना, हमारी बहुत मोटी चमड़ी। एक दो नहीं, अरे भाई मोटी चमड़ी क्या, मैं तो आपको इस बात के लिए प्रणाम और सलाम करता हूं कि आप पहले व्यक्ति हैं जो कि लगातार इस मुद्दे को उठा के, अरे मैं दिल से भाई ये बात कह रहा हूं, ये पेट्रोलियम जो है हमारे यहाँ सियासी, आज पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि विश्व में क्रूड ऑयल का उत्पादन थोड़ा सा कम हो रहा है, उसकी वजह से
ये जो है क्रूड ऑयल का जो है दाम बढ़ा है, थोड़े समय की बात है, ये कम थोड़े जैसे समय ही की होगा, बात ये है। सब चीजें अर्थव्यवस्था खुल रही हाँ। है और मांग बढ़ेगी और दाम बढ़ेंगे। सिंपल कॉमन सेंस उन्होंने है, ये इसमें अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए 2012 का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपके हाँ, है पास तो मेरे आंकड़े पास। की कमी नहीं रहती है मेरे पास। आप देख लीजिए जून या जुलाई या मई में क्या रेट पे दिल्ली में 75 या 74 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था। हाँ। तब सरकार हमारी नहीं थी। आप 2014 से गिना, मैं आपको इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। $110 मैं कह रहा हूं, ये पर बैरल शाश्वत कीमत सवाल है। थी। ये शाश्वत 73 समस्या है इस देश की। रुपए 73 रुपए 14 पैसे, मेरे पास सारे आंकड़े होते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 73 रुपए 14 अरे मेरे भाई, पैसे उसके बाद कम हुआ और या नहीं 76 हुआ? रुपए 16 उसके बाद कम हुआ या नहीं पैसे हुआ? मुंबई में। तो उस टाइम सवाल उठाए थे। 73 हुआ या नहीं हुआ? हाँ, नहीं, तब तो 73 कहा के बाद बहुत हुई 73 पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब तो कलयुग मैं तो कह सतयुग रहा की हूं बात आपको। होने लगी थी। रामचंद्र मैं जी तो आपको कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, पेट्रोल गाड़ी कैश में लोगे, पेट्रोल लोन पर आएगा। ऐसे दोहे रचे जा रहे थे। आज देश हित की बात होने लगी कि कोविड है, भाई, लोगों देश की हित की जेब बात में नहीं पैसा करता जा हूं रहा है। अरे मेरे भाई, मैं तो वही, उस बात अच्छा को हुआ कह रहा आपने हूं ये जो- बात 2012 का जिक्र कर दिया। नहीं, मैं तो आपको वो बात कह रहा हूं जो लगातार आप इस प्रॉब्लम को लगातार उठा रहे हो, इस समस्या को उठा रहे हो, ठीक लेकिन है, इसकी नहीं, हम समाधान तो भी देने हम का हर काम समस्या हम उठाते सबका हैं। है। जो देश के सरोकार हैं, हम समस्या का सरोकारों को समाधान उठाते भी हैं। देना चाहिए। हम खामा खा बहस के में नीचे उंगली स्क्रीन उठा पर देना। आग नहीं लगाते और तू मैं नहीं करवाते कि दो आदमी वर्सेस कराकर भिड़ा दो। हम सबसे बिल्कुल सभ्य तरीके से चर्चा करते हैं। गौरव वल्लभ, अब मुझे ये बताइए, जो यहां पर महेश वर्मा कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाई जा रही है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या धान यानी कि चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है, खाते में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो पैसा पेड़ पे तो नहीं लगता है? तो महेश वर्मा जी ने इनको अनजाने में, इनको पता नहीं है कि क्या बोलते हैं। इन्होंने ये मान लिया आपके टीवी शो में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, हम सिर्फ मध्यम आय वर्गीय लोगों को, किसानों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के उनसे पैसा चूसने का काम करेंगे। ये इन्होंने स्वयं ने मान लिया कि हमारी जीएसटी बढ़ नहीं रही, डायरेक्ट टैक्स बढ़ नहीं रहे, यही हमारे पास स्रोत है, क्योंकि और हमको कोई स्रोत नहीं आता। ये तो भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो के बाद। मैं छोटा सा एक सवाल, 2 सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। आज बेस प्राइस है पेट्रोल की 32 रुपए 10 पैसे और केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे। मतलब बेस प्राइस से 100% से ज्यादा कौन टैक्स ले रहा है? भारत की सरकार। डीजल की बेस प्राइस है 33 रुपए 71 पैसे और एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लेती है वो 31 रुपए 80 पैसे। लगभग 100% बेस प्राइस पे डीजल पर भी एक्साइज, 100% का टैक्स उस कमोडिटी पर संदीप जी, जो एक स्टूडेंट यूज करता है, एक मिडिल क्लास आदमी यूज करता है, एक किसान यूज करता है। और ध्यान रहे, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा नौकरियां गई है तो मिडिल क्लास की गई है, जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे है उनकी गई है। ध्यान रहे कि इस कोरोना काल में भी जो किसानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है और उनको डीजल पे खरीदना पड़ रहा है 80 रुपए 85 रुपए। देश के कई क्षेत्रों में डीजल के भाव 90 रुपए होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि साहब हमने अल्टरनेट एनर्जी पे चलेंगे। एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ, पता नहीं ये समझ पाएंगे कि नहीं। महेश जी, मैं आपको एक तथ्यात्मक बात बताता हूँ कि यूपीए 1 और 2 के दौरान डोमेस्टिक जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन होता था वो टोटल डिमांड का 23.4% होता था, जो आज गिरकर 15.8% हुआ। और क्यों हुआ महेश जी आपको पता है? क्योंकि ओएनजीसी का नाश कर दिया आपने। कभी उसको बोला जीएसपीसी खरीद लो, कभी बोला एचपीसीएल खरीद लो। आज ओएनजीसी की हालत यह है कि 2014 की तुलना में आज जो ऑयल एक्सप्लोरेशन बजट है ओएनजीसी का, तो डिमांड भी तो बढ़ी है। अर्थव्यवस्था अगर बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे गौरव वल्लभ, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। मुझे ये बताइए, इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ा कि घटा? मैं आपको सुना देता हूँ। 2004 में इंडिजीनियस प्रोडक्शन था 34,138 मेट्रिक टन, 34,138 मेट्रिक टन, जो आज है 30,000। मतलब इंडिजीनियस प्रोडक्शन निम्न दर साल दर साल घट रहा है।
ओएनजीसी जो कि 63% इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसकी हालत ये हो गई है कि जो उसका जो फाइनेंसिंग कॉस्ट जो 0.63 करोड़ हुआ करती थी, वो आज 2,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बढ़ रही है। आप एक्सप्लोरेशन तो आपकी राज्य सरकारें हैं, पंजाब में आपकी राज्य सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में आपकी साझा सरकार है। अब 29 जनवरी को राजस्थान ने जो आपकी कर्म भूमि है गौरव वल्लभ, 2% कटौती कर दी जी टैक्स में, बड़ा एहसान किया 2% करके। आज भी वहां पर राजस्थान में 24 रुपए 70 पैसे स्टेट टैक्स है, आप घटा दो। संदीप जी बहुत सही सवाल पूछा और मैं जवाब देना चाहता हूं आज इस सवाल का। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लेती है वो पर लीटर लेती है और राज्य सरकारें वैल्यू पे लेती है। अगर केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए पर लीटर कम कर लेगी तो राज्य सरकार को अपने आप ही 2.5 रुपए पर लीटर कम हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कॉस्ट में जुड़ती है, फिर राज्य का टैक्स लगता है। और आपने मुझे एक सवाल का उत्तर दिलवा दीजिएगा, मैं सारी राज्य सरकारों से कम करवा दूंगा। कोई राज्य सरकार ऐसी है देश में जिसने पेट्रोल पे 250% एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जो केंद्र ने बढ़ाया? कोई ऐसी राज्य सरकार है 250 से भी ज्यादा बढ़ाया? एक्साइज ड्यूटी 800% से ज्यादा बढ़ाया? कोई ऐसी है? तो आप राज्य सरकारों को कम करवाना चाहते हो तो सेंट्रल एक्साइज कम कर दीजिए। राज्य सरकारों का तो अजय कुमार रिस्पॉन्ड कीजिए, 1 सेकंड। अजय कुमार रिस्पॉन्ड कीजिए जो सवाल पूछ रहे हैं गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ जी एक बहुत देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और आज ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं मेरी समझ से परे है। अच्छा, दर्द कहीं और है और दवा कहीं और ढूंढने का ये प्रयास कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित होकर के। ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी इनको जानता हूं। गौरव वल्लभ जी आप इतने तथ्यात्मक डाटा दे रहे हैं, जरा ओपेक कंट्री के प्रोडक्शन का भी डाटा दे दीजिए। समस्या अंतर्राष्ट्रीय है, उसका हल आप 1 रुपया कम करा करके। तो 2011, 12, 13 में जब बीजेपी प्रदर्शन करती थी तब अंतर्राष्ट्रीय नहीं थी समस्या। संदीप जी बीजेपी क्या करती थी या मेरा विषय नहीं है। अच्छा, मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूं एक प्रोफेशनल की तरह। हाँ। अगर हम एक समस्या पे बात कर रहे हैं तो राजनीतिक चश्मे हमें उतार कर फेंकने पड़ेंगे। अच्छा, और आप जैसे पत्रकारों को इसमें एक न्यूट्रल भूमिका निभानी पड़ेगी। संदीप तो मतलब मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप ये कह रहे हैं? मतलब सवाल पूछ लो सरकार से तो आप निष्पक्ष नहीं रह जाते। नहीं, 30 डॉलर से भी नीचे, $20 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें आई थी और 70 से ऊपर रहा पेट्रोल का दाम। तब ये सवाल तब आपने नहीं पूछा सरकार से। आज भी 63-64 डॉलर पर बैरल है कीमत। सवाल पूछने के लिए चुनौती दे रहा हूं, आप सवाल पूछ, लेकिन सवाल के साथ मर्म पर भी चोट करें। अच्छा। सवाल वहां पूछें जहां समाधान है। अच्छा, समाधान कौन निकालेगा? गौरव जी समाधान राज्य सरकार निकालेगी कि केंद्र सरकार पहल करेगी? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अच्छा, मोदी जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ओपेक कंट्री से। आपने ठीक कहा, कोरोना खुल रहा है, इकोनॉमी खुल रही है, डिमांड बढ़ेगी और जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान भी उल्टे पांव पे आके। अच्छा, मतलब आप पेट्रोल और ये बच्चों का खेल बना रखा है आपने, तेल के खेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों का हवाला दे रहे हैं। अजय कुमार आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे ओपेक कंट्रियों से, अरे भाई तेल के दाम कम कर दो, और वो तेल के दाम कम कर देंगे। अच्छा, मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे वो तेल के दाम कम कर देंगे। नई आप डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रेड समझा रहे हैं यहाँ पर। मसला ही वहां है। अच्छा, एक सेकंड, एक्सपर्ट हैं इसके, सिद्धार्थ सिंह को स्क्रीन पर लाइए। सिद्धार्थ, मतलब ओपेक कंट्री से हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो तेल के दाम कम कर देंगे। इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे चलता है, तेल का खेल ऐसे चलता है। हम कहेंगे भैया अरे शतक मारने लगा पेट्रोल, अरे ओपेक भाइयों इसे कम कर दो, और वो कम कर देंगे। संदीप, अगर आप ईमानदारी से बात करिए तो अभी क्रूड ऑयल की भी कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं कि तेल की जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं देश में इस समय हैं, वो जो है उसको सही तौर पर रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने मतलब पूरे प्रोग्राम के दौरान जो रिफ्लेक्ट किया कि देखिए मूल कारण जो है वो यही है कि टैक्सेस,
चाहे वो राज्य सरकारों के हो चाहे वो केंद्र सरकार के हों। और एक और बात मैं कहूँगा, देखिए जहाँ पे जिक्र आया कि हम जो है नॉन कन्वेंशनल की तरफ जा रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो संदीप कितने लोग इस देश में अभी नॉन कन्वेंशनल को अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत सस्ता है क्या नॉन कन्वेंशनल जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सस्ती हैं, मतलब वो इतनी सस्ती हैं कि जो आज आदमी पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है उससे सस्ती हैं वो गाड़ियाँ, वो अफोर्ड कर सकता है। जो सब्सिडी हम दे रहे हैं, किसको हम सब्सिडी दे रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो एक बात तो ये रही। और जहां तक बात है, देखिए मुझे लगता है कि जब ये सरकार आई, एनडीए सरकार आई, तो उसके बाद ही जो है क्रूड ऑयल के दाम घटे और इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ाई। और 2015 में तो केवल बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ती थी, उसके बाद एक नया फॉर्मूला आया जिसके तहत आज आप देखेंगे बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2016 में करीब 9.5 रुपए थी पेट्रोल पे, 11.5 रुपए थी डीजल पे। और ये वो एक्साइज ड्यूटी है जो स्टेट्स के साथ या राज्यों के साथ शेयर की जाती है। आज आलम ये है कि 1 रुपए 40 पैसे पेट्रोल पे और 1 रुपए 80 पैसे डीजल पे ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी रह गई है। तो तकरीबन 28-29 रुपए जो आज केंद्र सरकार ड्यूटी लगा रही है वो राज्यों के साथ शेयर भी नहीं होती है। तो ये भी एक नया एक डेवलपमेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, सेस है, इस तरह से जो पिछले साल भी 11 और 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल डीजल के दामों में, एक मुश्त। और संदीप एक और मजबूरी है, देखिए क्या हुआ है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था रही है पिछले 3-4 सालों में और अब कोविड के बाद, देखिए सरकार के पास मजबूरी है, पैसे हैं नहीं। और इस साल भी हमने एस्टिमेट किया हुआ है 3,66,000 करोड़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल डीजल से हम इकट्ठा कर लेंगे। तो कहीं न कहीं सरकार की एक ये भी मजबूरी है। और यही नहीं पर इस मजबूरी में महंगाई डायन फिर से जाग उठेगी क्या? शक्तिकांत दास भी इस ओर इशारा कर रहे हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फ्यूल और फूड को उसमें हटा रहे हैं, 5.5% पर आ गई है। तो अमूमन मतलब आप बेहतर जानते हैं 8-9% महंगाई दर की तरफ हम देख रहे हैं, डबल डिजिट्स में जाने को तैयार खड़ी है वो। नहीं बिल्कुल है संदीप, और आम आदमी की के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो इस तरह से आए चाहे वो घूम के आए, क्योंकि वो आप और हम पर ही उसका असर पड़ेगा अल्टीमेटली। तेल की भी मार पड़ेगी, खाने पीने के सामान महंगे होंगे, और चीजें घर में इस्तेमाल होती हैं वो भी महंगी होंगी। और ये वो दौर है जिसमें रोजगार जा रहे हैं, तनख्वाहें अभी भी कटी हुई हैं, तनख्वाहें पुराने लेवल पर अभी तक नहीं आई है। संदीप एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था कि हम इस समय ये जो भी ये पूरा चल रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर, मुझे लगता है जब सरकार 2015 में इसका फायदा उठा रही थी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही थी, उसी समय उसी समय हमें कोई ना कोई एक ऐसा पूल बना के रखना चाहिए था कि जब स्थिति बिगड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे प्राइजेस को सब्सिडाइज करने के लिए, या कुछ राहत आप दे पाएं। आज स्थिति यह है कि आप राहत देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूं जब जनहित में मेघालय जैसी छोटी स्टेट्स, नागालैंड, जिनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, मतलब हमको पता है उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है उन स्टेट्स की, तो जब वो राहत दे रहे हैं तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और कुछ ना कुछ आम आदमी को राहत देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस साल के बजट में अगले साल के एस्टिमेट देखेंगे पेट्रोल डीजल से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो वो भी एक बड़ा उसका भी जो है नंबर बहुत बड़ा है, 3,33,000 करोड़ के आसपास। वहीं तो पर सारी उम्मीदें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हो सकती है, डायरेक्ट टैक्सेस में, यही असल अलादीन का चिराग है। लेकिन महेश तपासे, मुझे ये बताइए 5 राज्य हैं जिन्होंने एक पहल की है और राहत की सांस ले रहे होंगे, खास मेघालय वाले। तो 7 रुपए 40 पैसे पेट्रोल, 7 रुपए 10 पैसे डीजल सस्ता कर दिया गया। आपकी तो सरकार है महाराष्ट्र में 39% लेते हैं आप वैट। मुंबई, थाने, नवी मुंबई थोड़ा सा कम लेते हैं, बाकी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट आप लेते हैं। आप भी थोड़ी सी पहल कीजिए, क्यों नहीं करते? जी संदीप जी, बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया है। इस प्रकार से चर्चा भी पार्टी के अंदरूनी बड़े नेताओं में शुरू हो गई कि महाराष्ट्र की जनता को, विशेष करके मुंबई और जो परभनी जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत है, इनको किस प्रकार से राहत दी जाए। आपको पता है कि महाराष्ट्र का विधिमंडल का जो बजट है, अर्थसंकल्प है, बजट है, वो बहुत जल्द ही पेश होने वाला है। और वित्त मंत्री जी से हमारी भी दरख्वास्त रहेगी कि महाराष्ट्र की जनता को किस प्रकार से आप रियायत दे पाए। महाविकास आघाड़ी सरकार ने काफी अच्छा काम करते हुए महाराष्ट्र की जनता के दिल जीते हुए हैं।
तो इस समय में हम चाहेंगे कि हम नहीं, बजट का इंतजार कर रहे हैं, अनभिज्ञ हैं। आपको मालूम नहीं तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। संदीप जी मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। इसके साथ मुझे आपको दूसरी भी चीज बतानी पड़ेगी कि जब 2019 में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी तो महाराष्ट्र के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। आपने 2014 से लेकर 2019 तक के अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें गिनवाई, लेकिन एक बार भी जब 2018 में सबसे कम कीमत थी तभी भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की, उल्टा बढ़ाई। ये आपके सामने ये भी एग्जाम्पल आपके सामने होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके पास था, क्योंकि इंटरनेशनली तो बहुत कम हो चुकी थी कच्चे तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत वो घटा सकते थे, सेंटर घटा सकते थे, स्टेट नहीं, सेंटर। मेरा सवाल सीधा है, आप महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं घटा देती? सबसे ज्यादा वैट लेते हैं ना, आप घटा दो या पंडित जी का मूर्त निकालेंगे तब घोषणा होगी। महेश वर्मा जी से भी कहूंगा कि आज के समय में सेंटर से बहुत सारा पैसा महाराष्ट्र को, स्टेट को आना बाकी है। लगभग 40-45 हजार करोड़ सेंटर अभी तक दबोच के बैठी है, महाराष्ट्र को दे नहीं रही है। और इस स्थिति में हमारी कितनी भी इच्छा हो कि हम पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कम करने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए सेंटर का इंटरवेंशन होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे मित्र महेश वर्मा जी ने कहा कि 20-21 लाख करोड़ रुपए कोविड के समय दिए गए। बहुत अच्छी तरीके से झूठ की पैरवी करें, किसी भी प्रकार की जो आंकड़े निर्मला जी बता रही, उस प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है। आज भी अगर कोई उद्योजक बैंक में जाता है तो उसको कोलेट्रल उसका पहले चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में सारी चीजें बातें होती है। तो बहुत ज्यादा जो वो 20,97,000 वो एक लिक्विडिटी स्टिमुलस था, तरलता दी गई थी, वो फिस्कल स्टिमुलस नहीं था। पर मैं एक अहम आखिरी सवाल, पहले सिद्धार्थ सिंह स्क्रीन पर, सिद्धार्थ, शक्तिकांत दास ये कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कि पेट्रोल डीजल पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती करनी होगी। तो वो किसको बता रहे हैं? केंद्र को बता रहे हैं या राज्य सरकारों को कह रहे हैं या दोनों को सलाह दे रहे हैं? नहीं, बात एक्साइज वैट की कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही हुआ ना? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि संदीप देखिए कि जो हमारा आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक है, उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है महंगाई को काबू में रखना। तो इसीलिए उनकी ये चिंता है ना संदीप, और इसीलिए वो ये इस बात का जो है बार बार ये सिग्नल दे रहे हैं या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई इसके तरफ आप लोग ध्यान दीजिए, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं मुझे इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने पड़ जाए, तो वो और घातक होगा आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। संदीप, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि देखिए केंद्र सरकार के लिए एक और दुविधा है। आज आप भारत पेट्रोलियम को बेच रहे हैं, तो उनकी दुविधा यह है कि जब आप रोड शोज करने जाते हैं विदेश में तो आपको यह कहना पड़ता है कि साहब हम पेट्रोलियम सेक्टर में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो संदीप, ये जो है ना एक विशियस सर्कल है। तो अब केंद्र सरकार के पास सिर्फ जो एक ही जो वो है ऑप्शन वही है कि आप अपने टैक्सेस को कम करें, लेकिन वही है जो बात आपने पहले कही कि यही एक ठीक है। महेश वर्मा, पैसा कहां से आएगा? महेश वर्मा, शक्तिकांत दास की सलाह मानेगी केंद्र सरकार? केंद्र में तो आप हैं, राज्यों की बात मैं गौरव वल्लभ से पूछता हूं। नहीं, जो उचित प्रतीत होगा वो क्यों नहीं मानी जाएगी? मैं तो समझता हूं, मैं तो गौरव वल्लभ जी की तरह, जो अगर आप संदीप भाई इजाजत दे तो एक उपमा जड़ दूं उनके लिए। हाँ प्लीज। कि कांग्रेस में महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के बाद दूसरे महान अर्थशास्त्री हमारे गौरव वल्लभ जी हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस अध्यक्षा ने जो दुसाहस नहीं किया इस कांग्रेस में, वो दुसाहस आज इन्होंने कर दिया आपके इस चैनल पे कि भाई अगर बीजेपी ऐसा करती है तो मैं सारे ही राज्यों में ऐसा विड्रॉ करा दूंगा। अरे भाई, 1/3 आबादी जो है कांग्रेस रूलिंग राज्यों में सवाल ये पूछा था शक्तिकांत दास की सलाह मानेगी केंद्र सरकार? एक्साइज ड्यूटी घटाएगी या जो सिद्धार्थ कह रहे हैं कि नहीं दिखाना है कि हम हस्तक्षेप नहीं करते? कमाल ये है, ये सारी तेल कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, पर बाजार का हवाला दिया जाता है, बीपीसीएल का विनिवेश भी करना है, अब उसे बेचने की तैयारी है ना। तो अभी ये दिखाएंगे रोड शो से पहले कि नहीं जी हम बीच में हाथ नहीं डालते। संदीप भाई, कौन आदमी ऐसा मस्करा चाहेगा? कौन आदमी चुनाव के इस वक्त पे, कौन सरकार
ऐसी चाहेगी कि पेट्रोलियम का कीमत बढ़े विनिवेश की वजह से, या फिर कह लीजिए किसी और कारण को बता के जता के, और इस तरह से चीजें अपने खिलाफ जो है ऐसी आलोचना सुनना या किसी को मौका देना, अवसर देना। लोकसभा के नहीं हो रहे, लोकसभा के नहीं, अभी वो आने वाला वक्त कर्नाटक में, गुजरात में चुनाव हुए तब भी बाजार के हवाले कीमत थी, कीमतें कतई नहीं बढ़ी, ये देश जानता है, ये मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक सेकंड, गौरव वल्लभ, राज्य सरकारों को ये सलाह माननी चाहिए शक्तिकांत दास की। केंद्र सरकार तो एक्साइज घटाएगी, वैट राज्य सरकारों को घटाने चाहिए, 5 राज्यों ने घटाए। जी संदीप जी, एक एक पॉइंट का सिलसिलेवार 10 मिनट का वक्त है मेरे पास। एक मिनट। पहली बात तो ये थ्योरी ही गलत है कि क्रूड ऑयल प्राइस और हमारे पेट्रोल की प्राइस में कोई कोरिलेशन है। जब क्रूड ऑयल प्राइस अप्रैल 2020 में $19.9 पर बैरल था तो भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। दूसरी बात जो वर्मा जी ने कहा जीएसटी की, देखिए जीएसटी में ये कह रहे हैं कि हम बहुमत से निर्णय नहीं ले सकते, पता नहीं कौन सी बात कर। तीसरी बात इन्होंने कहा कि गौरव वल्लभ जी सारे स्टेट की कैसे घटाएंगे। सर, एड वैलोरम टैक्स अलग होता है और पर लीटर टैक्स अलग होता है, ये इनको ज्ञान नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एक्साइज को कम कर दे तो हर राज्य का ऑटोमेटिकली एड वैलोरम टैक्स कम हो जाएगा। और चौथी और अंतिम बात, संदीप जी, अप्रैल 2014 में पेट्रोल के ऊपर 9 रुपये 48 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लेती थी, जो आज 32 रुपये 98 पैसे है। अप्रैल 2014 में डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लेती थी, जो आज 31 रुपये 83 पैसे है। तो एक्साइज की वृद्धि हुई है पेट्रोल में 250% और डीजल में 800%। तो कमी तो जहाँ वृद्धि हुई है वही होगी ना, और ये अगर कम होगी तो स्टेट के टैक्सेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये केंद्र और राज्यों की लड़ाई चलती रहेगी, हमारी जेब कटती रहेगी और महंगाई डायन को हम न्योता दे रहे हैं। महंगाई भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं पहले कह चुका हूं। मैं हवाला दे रहा हूं देश के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का। तो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। साफी नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। LIC हर पल आपके साथ। अमूल द टेस्ट ऑफ